हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था? घनत्व के बारे में पढ़े थे, औसत परमाणु भार के बारे में हमने बात करी थी, औसत अणुभार के बारे में हमने बात करी थी, और हमने बात करी थी कि घनत्व क्या होता है, सापेक्ष घनत्व क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, और हमने बात करी थी कि वाष्प घनत्व क्या होता है। इन सब के बारे में हमने बहुत ही प्यार से पढ़ा था, बहुत ही प्यार से हमने समझने की कोशिश करी थी, और मैंने उनको आपको क्वेश्चंस के जरिए समझाने की भी कोशिश करी थी। जो वाष्प घनत्व था उस पर क्वेश्चन नहीं किया था, उस पर क्वेश्चन करेंगे अपन जब ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं एक लेक्चर जैसे पहले जैसे 6 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पीछे के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको जो समझ में आ रहा है उसमें और भी 4 चांद लग जाएंगे जब हम क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको कंटिन्यूअसली जुड़े रहना है, ठीक है। अपने रूबिडियम चैनल के बारे में सबको बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरे को एनर्जी आप ही से मिलती है बच्चों, आप ही दोस्तों को शेयर करोगे, वो वीडियोस को देखेंगे, शेयर करेंगे, वो अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे, व्यूज आएंगे, लाइक्स करेंगे वीडियो को, वही मुझे एनर्जी देंगे, और एनर्जी मिलेगी मुझे तो मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं, इससे भी शानदार आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से आपको कंटेंट मिल रहा है, बहुत ही एडवांस वाला कंटेंट भी मैं देने वाला हूँ थोड़े थोड़े, जैसे अपन लेवल वाइज लेवल चलेंगे। ये बेसिक जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसमें टाइम लग सकता है। इसमें ऐसे समझ लो, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जितना टाइम लगता है उससे एक दो ज्यादा लेक्चर लग जाएंगे, लेकिन जब एक बार आप पढ़ लोगे इसे तो उसके बाद में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्यूचर की सोचते हैं क्यों, एक बार पढ़ के खत्म करो ना काम। फ्यूचर के बारे में क्या देखना कि बार बार थोड़ी ना इसी को पढ़ना है। तो एक बार बेसिक से एडवांस तक का पढ़ करके काम खत्म करो, तो इसमें थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस जो चैप्टर्स हैं वो फटाफट 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 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो बेसिक चैप्टर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने जो दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। समझ गए बात को? तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन की और बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की। अब ये प्रतिशत संगठन क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रूबिडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हमारा प्रतिशत संगठन, उससे उसकी शुरुआत करते हैं। सॉरी, तो टॉपिक है हमारा प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, अब इसका मतलब क्या है? प्रतिशत संगठन का मतलब सिंपल सा है बच्चों, कोई भी अणु हमारे सामने जो भी होगा अणु, या हमारे पास कोई भी अणु है, वो परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। अब हमें ये देखना है कि उस अणु में कौन सा परमाणु कितनी मात्रा में उपस्थित है, कौन सा जो परमाणु है उस अणु में कितनी प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है, कितने भार में उपस्थित है। तो यहाँ हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे कि किसी भी अणु में कोई परमाणु कितना प्रतिशत उपस्थित है, वो उसका प्रतिशत संगठन कहलाएगा। समझ गए बात को? जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूं आपको, तो हमारे पास में एग्जांपल है NaOH। क्या है? NaOH। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं, अगर मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं, तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक सोडियम से, ये मिलकर बना हुआ है एक ऑक्सीजन से, ये मिलकर बना हुआ है एक हाइड्रोजन से। ऐसे ही मिला हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करूं, तो ये एक सोडियम से मिलकर बना हुआ है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और एक हाइड्रोजन से मिलकर ये बना हुआ है। अब ध्यान देना बच्चों, सोडियम का परमाणु भार मुझे पता है कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का भी मुझे पता है कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का भी मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। अब ये इसके बारे में मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बोला था कि आपको 36 तक याद करने हैं, ठीक है। वो आपको याद करने हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस में जैसे जैसे पूछे जाएंगे वो मैं और लिखवा दूंगा। जैसे Ag का, सिल्वर का पूछा जाएगा, Pb का पूछा जाएगा ना, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे वो आपको और बता दूंगा।
अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 23, 16 और 1, तो मुझे इसका अणुभार मिल जाएगा। NaOH का अणुभार मुझे मिल गया। समझ में आई बात? तो NaOH का अणुभार मुझे मिल गया। तो ध्यान देना, NaOH में सोडियम भी प्रेजेंट है, NaOH में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, NaOH में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अगर मैं 40 ग्राम NaOH लेता हूं, 40 ग्राम NaOH लेता हूं, तो उस 40 ग्राम NaOH में सोडियम है 23। अगर ये ग्राम में लूंगा तो ये 23 ग्राम। अगर ये AU में एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक AMU में लूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में AMU में। अगर ये ग्राम में लूंगा तो ये भी ग्राम में, और ये AMU में लूंगा तो ये भी AMU में। तो मोटी मोटी बात हमारे सामने यही आती है कि इसके 40 में सोडियम है 23, इसके 40 में ऑक्सीजन है 16 और इसके 40 में हाइड्रोजन है 1। अगर इनका मैं परसेंटेज निकाल दूं, इनको अगर मैं परसेंटेज निकाल दूं कि 40 में ये कितना परसेंट है, 40 में ये कितना परसेंट है, 40 में ये कितना परसेंट है, तो वो कहलाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहलाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे अगर मुझे सोडियम का परसेंटेज निकालना है, सोडियम परसेंटेज, तो सोडियम परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आप 10वीं क्लास में थे, आपकी 10वीं क्लास के सारे पेपर 600 मार्क्स के हुए। कितने मार्क्स के हुए? 600 मार्क्स के हुए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, है ना, जो भी सारे थे, SST जो भी थे, वो सारे 600 मार्क्स के हुए। और आपके आए 500 मार्क्स। आपके कितने आए? सॉरी, ये मक्खी परेशान कर रही है। आपके आए 500 मार्क्स। तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 500 जो मार्क्स हमें आए हैं वो तो ऊपर लिखेंगे, और नीचे टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं और गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सोडियम परसेंटेज निकालेंगे, जैसे तुम्हारी क्लास का परसेंटेज निकाल रहे हो, तुम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हो, तो जितने मार्क्स आए वो ऊपर और टोटल मार्क्स नीचे गुणा 100। तो ऐसे ही सोडियम परसेंटेज निकालेंगे तो सोडियम का भार, सोडियम का भार बटा कुल भार, किसमें से परसेंटेज निकाल रहे हैं वो, और गुणा 100, गुणा 100। तो सोडियम परसेंटेज हमारे पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा सोडियम का भार कितना है 23 बटा कुल भार कितना है 40 और गुणा 100। गुणा क्या आ जाएगा? 100। अब ध्यान देना, अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं, इसको 2 से 5 और ये 2, तो 23 पंजे 115 बटे 2, तो ये आ गया अपने पास में 57.5%। तो सोडियम, इस NaOH में सोडियम कितना परसेंट उपस्थित है? 57.5% उपस्थित है। ऐसे ही अगर मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन का भाग, ऑक्सीजन का भाग कितना है? 16। कितने में से है ये? 40 में से। 40 में से 16 है ना, 40 में से 16 है, और परसेंटेज का 100। तो अब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, तो 4 4 16, 4 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 40%। तीसरा, ऐसे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 1 बटा 40 और गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, और 4 से काटेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 2.5%। ठीक है। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज, जो प्रतिशत संगठन है, वो किसी भी पदार्थ का निकाल सकते हैं। जैसे इस अणु में सारे परमाणु का प्रतिशत संगठन हमने निकाल लिया। तो सोडियम है 57.5%, यह है 40% और यह है 2.5%। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने इन दो का निकाल लिया, सोडियम का और ऑक्सीजन का अगर मैंने निकाल लिया, तो इसे तीसरे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज 100 में से होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके मैं 100 में से घटा दूंगा तो यही आएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी तत्व होंगे उनका सबका परसेंटेज निकाल देंगे, तो उनको सबको एक साथ जोड़ देंगे तो वो भी 100 हो जाएगा। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो वो भी 100 हो जाएगा, या इन दोनों का निकाल करके 100 में से घटा देंगे तो ये तीसरे का आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रतिशत संगठन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट डाउन करो पहले।
देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक कैल्शियम है, इसमें एक ही कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 इसमें ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इनका भार लिखूं तो कैल्शियम तो 40 होता है, कार्बन 12 होता है, एक ऑक्सीजन 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। समझ गए बात को? अब ध्यान देना बच्चों, इस कैल्शियम कार्बोनेट में ये इतना प्रेजेंट है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो इसका अणुभार आ जाएगा, तो 40 और ये 60 हो जाएगा टोटल, तो इसका अणुभार आ गया हमारे पास में 100। इसका अणुभार कितना आ गया? 100 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 100 में कैल्शियम है 40, 100 में कार्बन है 12 और 100 में ये है जो ऑक्सीजन है वो 48। तो यहां से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, पिछला क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। परसेंटेज संगठन, किसी भी पदार्थ का प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो पदार्थ का भार बटा कुल भार गुणा 100 गुणा 100, ये हमारे पास में आ गया प्रतिशत संगठक। ये फॉर्मूला हो गया, यानी पदार्थ का भार हमने ऊपर सोडियम का लिखा था, नीचे कुल लिखा था, गुणा 100 किया था। अब यहाँ पर निकालेंगे, अगर मुझे कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है, कैल्शियम परसेंटेज निकालना है, तो कैल्शियम का भार कितना? 40, कुल भार कितना है? 100 है, कुल भार है 100 और गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास में आ गया 40%। तो कैल्शियम कितना है? 40% है। कैल्शियम कितना है? 40% है। ऐसे ही अगर हमारे पास में कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन का भार कितने में से? 100 में से, और गुणा 100, परसेंटेज का गुणा 100, 100 से 100 कट गया और ये आ गया हमारे पास में 12%। अब देखो बच्चों, 2 का मैंने निकाल दिया, तो तीसरे का निकालना हो तो या तो कैलकुलेशन कर लो या इनको जोड़ करके 100 में से घटा दो। तो अगर मैं 100 में से जोड़ करके घटाऊं, है ना, तो इनको जोड़ू तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 12 52। 52 को अगर मैं 100 में से घटाऊंगा तो 52 को 100 में से घटाऊंगा तो 48 आ जाएगा। ये हो गया 8, ये 9 10 8 9 4, ये 48 आ जाएगा। तो यानी तीसरा जो आएगा वो कितना आएगा? 48% आएगा। तीसरा कौन है? ऑक्सीजन, वो 48% आएगा। अब कैलकुलेशन से बताता हूं, देखो ऑक्सीजन परसेंटेज निकालना है तो ऑक्सीजन का भार कितना है? 48 और बटा 100 और गुणा 100, और ये बराबर आएगा 48%। तो सिंपल, अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग में एक्सरसाइज करिए और दिमाग का यूज करते हुए इन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा दो। या अगर आपको कैलकुलेशन करना ही पसंद है तो आप फटाफट इनको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, आपको ये जो प्रतिशत संगठन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ गए? और बच्चों, आप ही एक जरिया हो मुझे मोटिवेट करने का, और मोटिवेट करने का तरीका आपको पता है। आपको अपना जो चैनल है उसके बारे में अपने दोस्तों को बताना है, अपना जो कंटेंट है वो अपने दोस्तों के बारे अपने कंटेंट के बारे में दोस्तों को बताना है, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। बच्चों, आप जितना ज्यादा इसको स्प्रेड करोगे, जितना फैलाओगे, जितना अपने दोस्तों को बताओगे, उनका भी फायदा होगा और मुझे भी एनर्जी मिलेगी, और मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं फटाफट वीडियो लेके आऊंगा, आपको लाइव क्लासेस भी अरेंज करवा दूंगा, ताकि आपका मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर अपलोड करता हूँ, तो हमारा अपना आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है। जब बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ने में मजा आएगा वो बच्चे आ जाएंगे, तो मैं लाइव क्लासेस भी अरेंज कर दूंगा, जिसमें आपका और मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होगा। इसके लिए जरूरी है बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, चले तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन। इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। एग्जांपल है हमारा C2H6। C2H6, तो सबसे पहला काम तो इसका पोस्टमार्टम करो। इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है और 6
हाइड्रोजन परसेंट है। एक कार्बन का 12 तो दो कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का एक तो 6 का 6। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका अनुवाद आ जाएगा कितना 30। बस अब अगर हमें कार्बन परसेंटेज निकालना है या हाइड्रोजन परसेंटेज निकालना है तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे निकालना है कार्बन परसेंटेज, तो कार्बन का भार कितना है 24 अपॉन 24 कितने में से है, कुल में से, कुल कितना है 30 और गुणा 100। तो इसको काटो, 0 से 0 8 3 24, ये आ गया हमारे पास में 80%। कितना आ गया 80% आ गया। अब बच्चों हमें पता है कि हमारे पास में जो C2H6 दिया हुआ है उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज अगर हमारे पास में 80 आ गया तो दोनों का कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज तो 100 होना है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा यह है कि मैं कैलकुलेशन करूं तो हाइड्रोजन परसेंटेज निकालूं तो हाइड्रोजन परसेंटेज आएगा 6/30 गुणा 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया हमारे पास में 2%, सॉरी 20%। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये परसेंटेज कैलकुलेशन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे लेकिन अभी नहीं, जब ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे हमने पहले छठे लेक्चर में 5 लेक्चर्स तक के जितने भी सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जितने भी टॉपिक कवर किए थे उनके आधार पर हमने क्वेश्चंस किए थे। वैसे ही मैं चाहता हूं कि 3-4 लेक्चर हो जाए फिर हम और एक साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझा रहा हूं, तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और जब भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको और भी अच्छी क्लियरिटी आएगी। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र पढ़ने से पहले हमें अणुसूत्र पढ़ना जरूरी है। अब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है पहले मैं बता देता हूं, फिर एक एक के बारे में मैं लिख भी दूंगा, आप नोट्स भी बना लेना, लिख भी लेना चाहिए। अणुसूत्र वो होता है ऐसा सूत्र जिसमें जितने अणु उपस्थित होते हैं, जितने वास्तविक संख्या में अणु उपस्थित होते हैं उतने ही दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी अणुसूत्र में 10 अणु है तो 10 के 10 दर्शाए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी अणु में 10 सूत्र 10 परमाणु हैं लेकिन दिखाए 2 गए हैं, यानी उनका सामान्य अनुपात हम लिख दे तो वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी किसी भी सूत्र में परमाणु की वास्तविक संख्या दर्शाना अणुसूत्र है और उन परमाणुओं का सामान्य अनुपात दर्शाना मूलानुपाती सूत्र है। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इधर अणुसूत्र, सूत्र जिसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या दर्शाई जाती है अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास में ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो जितने हैं, जितने परमाणु हैं उतने के उतने ही दर्शाए गए हैं, जितने हैं उतने के उतने ही दर्शाए गए हैं। इनके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। तो कोई भी सूत्र जिसमें परमाणु की वास्तविक संख्या दर्शाई जाए, यानी जितने परमाणु उसमें उपस्थित है उतने के उतने ही दर्शाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे अणुसूत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा अणुसूत्र कहलाएगा। अब देखो बच्चों दूसरा आता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, सूत्र जिसमें सूत्र जिसमें परमाणुओं
का सामान्य अनुपात दर्शाया जाता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी जो परमाणु है उनका सामान्य अनुपात दर्शाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। कैसे, समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ग्लूकोज था, तो यहाँ पर भी मैं भी ग्लूकोज ले लेता हूँ, C6H12O6, C6H12O6। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं तो 6:12:6 में उपस्थित है, 6:12:6 में उपस्थित है। अब अगर मैं इनका सामान्य अनुपात लूं तो ये सारी की सारी संख्याएं 6 से कटती है, 6 से काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। यानी ये जो संख्याएं थी ये परमाणु की संख्या थी, इनका मैंने जब सामान्य अनुपात लिया तो वो अनुपात आया मेरे पास में 1:2:1। तो ये जो है हमारे पास में ये जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा MF। ये डरना नहीं है, जैसे मैंने अभी यहाँ यूज किया MF। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें परमाणु की वास्तविक संख्या दर्शाई गई है। अब मैंने इसको सिंपल अनुपात में लिया तो कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इसको लिखेंगे हम शॉर्ट में EF। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला में। तो ये है हमारे पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी। तो इस प्रकार से परमाणु की वास्तविक संख्या अगर दर्शाई जाती है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और परमाणुओं का सामान्य अनुपात यानी उसको सिंपलिस्ट और भी आसान करके उसको दर्शाया जाता है तो वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस तो अभी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2, 4, 5 लेक्चर हो जाएंगे तो उन सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। समझ में आई बात? तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारे पास में था ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब MF लिख रहा हूं तो यानी अणुसूत्र है C6H12O6। अगर मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र में बदलना है तो ये हो गया था CH2O। यानी बेसिकली मैंने क्या किससे भाग दिया था, 6 से भाग दिया था। किससे भाग दिया था, 6 से भाग दिया था। अगर मैं इसका अणुभार की बात करूं तो इसका अणुभार होता है 180, और इसके अणुभार की बात करूं तो इसका अणुभार होता है, देखो 12, कार्बन 12 और 2 14, 14, 16, 30। यानी 180 से 130 में बदल दिया तो भाग कितने का दिया, 6 का। यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी अणुसूत्र है तो इस अणुसूत्र को एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र में बदलने के लिए एक संख्या का भाग देना पड़ेगा जिसको मैं बोल देता हूं n। एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया है, जिसे ग्लूकोज मेरे पास में अणुसूत्र था उसमें मैंने एक संख्या का भाग दिया तो वो किस में बदल गया, मूलानुपाती सूत्र में बदल गया। यानी मूलानुपाती सूत्र में अणुसूत्र में एक संख्या से भाग दूंगा तो वो किस में बदल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र में। तो यहां से मेरे पास में एक चीज समझ निकल के आती है, या मैं ऐसे कर लूं बच्चों कि इस अणुसूत्र में इस मूलानुपाती सूत्र का भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा। देखो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, MF में मैं भाग दे दूंगा n का तो वो बदल जाएगा EF। तो मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो हमारे को, या इसको तो इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास में MF में अगर मैं EF का भाग दे दूंगा तो मेरे पास में n आ जाएगा, यानी वो संख्या आ जाएगी जिस संख्या से इसको काटा गया है। तो ये एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, n बराबर
अणुसूत्र अपॉन मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो अणुसूत्र है, इस अणुसूत्र का जो भार है इसको बोलते हैं अणुसूत्र भार। अणुसूत्र भार। ऐसे ही ये मूलानुपाती सूत्र है तो इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखो अणुसूत्र भार को मैं 6 से भाग देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र भार। यहां तो मैंने सूत्र में सूत्र का भाग दिया, अब भार में भार का भाग दूंगा तो भी वो संख्या आ जाएगी। तो n यहां से मेरे पास में आ जाएगा अणुसूत्र भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। ये रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। देखो 180 में मैं किसी संख्या से भाग दूंगा तो अभी तो 30 आएगा, तो वो संख्या ही तो निकाली हमने, n को वो संख्या ही तो बोली है। तो रटने वाला कोई चीज नहीं है, समझने वाली चीज है बच्चों। तो अब मैं सीधी सीधी बात बोल दूं आपको कि अगर मेरे पास में अणुसूत्र है और अणुसूत्र को अगर मैं किसी संख्या से काट दूंगा तो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। अगर मेरे पास में अणुसूत्र भार है तो उस संख्या किसी संख्या से अगर मैं उसमें भाग दे दूंगा तो मेरे पास में मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं देखो आपको एक चीज बताता हूं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मूलानुपाती सूत्र को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में, देखो एग्जांपल नहीं है, मैं एक तरीका बता देता हूं पहले तो कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये टेबल बना लेना, मूलानुपाती सूत्र की गणना किस प्रकार से गणना करेंगे, ध्यान देना। हमें दिया हुआ होगा, अब जो दिया हुआ होगा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। हमें सबसे पहले तो दिए हुए होंगे परमाणु, यानी तत्व दिए हुए होंगे, कौन कौन से तत्व है, हमें दिए हुए होंगे तत्व। उस तत्व का परमाणु भार दिया हुआ होगा, परमाणु भार दिया हुआ होगा, परमाणु भार दिया हुआ होगा। अब ये जो तत्व है वो दिया हुआ होगा, उसका परमाणु भार दिया हुआ होगा। अब जो परमाणु भार देने के अलावा भी तत्व का भार दिया हुआ हो सकता है मोल निकालने के लिए, या तत्व का परसेंटेज दिया हुआ हो सकता है, या तत्व का अनुपात दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, या तो भार दिया हुआ हो सकता है, या परसेंटेज दिया हुआ हो सकता है, या अनुपात दिया हुआ हो सकता है। ये कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी दिया हुआ हो सकता है इसको कुछ नहीं करना, अपने को इसको क्या मान लेना है, भारी मानना है। क्या मानना है, भारी मानना है। जैसे अब मैं देखो आपको एक एक डाटा लिखता हूं। हमारे पास में तत्व है x, दूसरा तत्व है y, तीसरा है z। इनका परमाणु भार है, इसका 10 है, इसका 20 है और इसका 30 है। और भार दिया हुआ है हमें इसका 50, इसका 40, भार दिया हुआ है भार इसका 40 और इसका दिया हुआ है 60, ठीक है। अब ये सब तो हमें दिया हुआ होगा। अब क्या करना है, आगे करना है अपने को। आगे क्या करना है, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे, मोल। अगर हमें भार दिया हुआ है तो दिए हुए भार से मोल निकाल सकते हैं, दिए हुए भार से मोल निकाल सकते हैं। दिए हुए भार में उस परमाणु भार का भाग दे देंगे तो हमारे पास में मोल आ जाएंगे। तो 10 बराबर 5 मोल। ऐसे इसमें 40 बटा 20 बराबर 2 मोल। ऐसे इसमें 60 बटा 30 बराबर 2 मोल। ये मोल आ गए। अब मोल के बाद में क्या करना है, परमाणु की संख्या निकालनी है। परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या निकालनी है। अगर मोल हमें दिए हुए हैं उससे परमाणु की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसको Na से गुणा कर देंगे, उसको Na से गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ गई 5 Na, यहाँ आ गया 2 Na, यहाँ आ गया 2 Na।
ठीक है। अब इसका ले लेंगे अनुपात, सामान्य अनुपात, अनुपात इसका ले लेंगे। अनुपात लेंगे तो देखो Na से Na कट गया सब में, तो अनुपात आ गया 5:2:2। तो हमारे पास में जो x y z था, जो परमाणु थे, उनका सामान्य अनुपात आ गया हमारे पास में x अनुपात y अनुपात z, वो आ गया 5:2:2। तो हमारे पास में जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा x5 y2 z2। ये हो गया हमारे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ये हो गया हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, अगर हमारे पास में मोल है तो ये परमाणु की संख्या निकाली हमने, तो Na से तो Na कट गया, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये कॉलम करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे को मोल पता है तो हम डायरेक्टली अनुपात निकाल सकते हैं, मोल पता है तो हम डायरेक्टली अनुपात निकाल सकते हैं। फिर भी मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, आप इसको, इस टेबल को किस प्रकार से मैंने ड्राइव किया है वो आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चंस मूलानुपाती सूत्र के हम ऐसे ही करेंगे, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मूलानुपाती सूत्र हमारे पास में आ गया, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इसको नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन करते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। कार्बन है उसमें 6 ग्राम, हाइड्रोजन है उसमें 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु, और ऑक्सीजन है उसमें आधा मोल। ठीक है, तो हमें तत्व दिए हुए हैं, उनकी जानकारी दी हुई है, उनका परमाणु भार हमें पता है। तो देखो बच्चों, हम वही टेबल बनाएंगे। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। देखो ये तत्व है हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका परमाणु भार हमें पता है कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। दिया हुआ क्या है, भार अगर दिया हुआ है तो इसका भार तो कितना दिया हुआ है, टेबल जैसी टेबल मैंने बनाई थी वैसे के वैसे ही करना है। इसका 6 दिया हुआ है भार, इसका नहीं दिया हुआ और इसका भी भार नहीं दिया हुआ। फिर हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो इसका मोल निकालेंगे तो इसमें इसका भाग दे देंगे, 6/12 यानी 1/2 मोल। इसका मोल निकालेंगे तो देखो हमें परमाणु की संख्या दी गई है, और परमाणु की संख्या से मोल निकालने के लिए हम Na से भाग देंगे। तो इसका मोल निकालेंगे तो इसमें Na का भाग देंगे तो ये 1 मोल आ जाएगा, तो इसका मोल आ गया 1। इसका मोल हमें सीधा का सीधा दिया हुआ है, इसका मोल सीधा का सीधा हमें दिया हुआ है। अब मोल आ गया तो परमाणु की संख्या हमें निकालनी नहीं है, मैंने बताया था मोल में से परमाणु की संख्या निकालेंगे तो वो Na से गुणा होगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, सीधा अनुपात, सामान्य अनुपात निकालेंगे, सीधा का सीधा सामान्य अनुपात निकालेंगे, सीधा का सीधा। तो अनुपात निकालेंगे तो सामान्य अनुपात का मतलब होता है कि वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो 1/2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1/2 गुणा 2 बराबर आ गया 1। इसको सबको 2 से गुणा करेंगे तो इसको 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। 1/2 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास में इधर लिख देता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आया है वो आया है 1:2:1। तो हमारे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये है हमारे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये है मूलानुपाती सूत्र। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से जो टेबल मैंने बताई है उसी टेबल से करना है बच्चों अपने को,
ये ध्यान रखना है, ये तत्व दिया हुआ होगा, उसका परमाणु भार हमें पता होगा, भार, ये भार दिया हुआ हो सकता है, परसेंटेज दिया हुआ हो सकता है, अनुपात दिया हुआ हो सकता है। इन सबको क्या मानना है, इन सबको भार ही मानना है। क्या मानना है, भार ही मानना है। फिर मोल निकालना है, फिर परमाणु निकालने नहीं है, सामान्य अनुपात निकालना है। तो इस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट डाउन करो पहले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 40% है। ऑक्सीजन क्या है, 40% है। और धातु का परमाणु भार, धातु का परमाणु भार जो है वो है 24। तो मूलानुपाती सूत्र बताओ, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, टेबल बनानी है, जो टेबल मैंने आपको बताई उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ट्राई करो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद में मैं आपके सामने इसको सोल्व करूंगा, किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। करो बच्चों। तो देखो, इसमें टेबल बनानी है, अपने को कुछ नहीं करना। ये तत्व है, तत्व कौन कौन सा है, धातु है, धातु को मैं मान लेता हूं एन, ऑक्सीजन है। इनका परमाणु भार जो है हमें पता है वो कितना है, धातु का दिया हुआ है 24, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 है। क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज दिया गया है तो उसको भार मान लेना। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 40, तो हमें पता है टोटल परसेंटेज 100 होता है, ऑक्सीजन का 40 है, तो इसका कितना होगा 60। फिर क्या निकाल लेना है, मोल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मोल। मोल निकालेंगे तो 60 दिया गया भार, इसको क्या मान लेना है, भार मान लेना है, ये मैं बता चुका हूँ। 60 को 24 से भाग देंगे तो ये तो 24, तो ये आ गया हमारे पास में 12 पंजे 60 2.5, और इसमें इसका भाग देंगे तो 40/16, ये भी आ गया 2.5। फिर हम निकालेंगे अनुपात, सामान्य अनुपात। तो देखो ये भी 2.5, ये भी 2.5, एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 1। तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास में, 1:1। तो धातु M और उसका अनुपात ऑक्सीजन के साथ में आ गया 1:1। तो हमारे पास में जो सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा MO हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना हम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास में दिया गया है अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ट्राई करना है। एक यौगिक है हमारे पास में, उस यौगिक में 0.4 ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु, वो तो दिया गया है हमें पोटेशियम। क्या दिया गया है, पोटेशियम, पोटेशियम के। और हमें क्रोमियम दिया गया है, क्रोमियम वो दिया गया है 2.04, 2.4, 2.4 है बच्चों, 2.4, 2.408 गुणा 10⁻23। और जो ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन वो दिया गया है हमें 22.4 ग्राम। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमें बताना है।
हमें दिया गया है पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हमें बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है, ये पोटेशियम का परमाणु भार आपको पता है, क्रोमियम का आपको पता है, ऑक्सीजन का आपको पता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रोमियम के परमाणु भार की जरूरत आपको पड़ नहीं रही है, तो मैं टेबल बना देता हूं सीधा का सीधा। ये तत्व है, तत्व कौन कौन सा है, पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। अब हमें इनके परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के केस में। ये तो देखो ग्राम परमाणु लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीधा का सीधा मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो सबके मोल, यानी इनके परमाणु भार में नहीं लिख रहा हूं, तो दिया गया है वो मोल लिख देता हूं सीधा। अब उस टेबल में से मैं कुछ उड़ा रहा हूं, बच्चों ध्यान देना। इसका मोल दिया हुआ है कितना, 0.4। इसका मोल निकालना है तो इसके परमाणु की संख्या दी हुई है, अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा तो ये लगभग इसका, यानी भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा 0.4, 0.4, यानी इसमें भाग दूं मैं 24.08 गुना 10 की घात 22 कर दूंगा, एक को इससे गुणा करके, और 6.02 गुना 10 की घात 23 कर दूंगा, तो ये देखो इससे 4 बार कट गया और ये इससे कट गया, 10 बच गया, तो इसका इसमें भाग दूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, मोल 0.4। ये भी मोल कितने आ जाएंगे, 0.4 आ जाएंगे। ऑक्सीजन का मोल निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन का मोल निकाल दूं यहाँ पे 22.4 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, बच गए कितने, 8, है ना, तो 8 16 पंजे 80, तो ये 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, ये आ गया। इसके मोल आ गए हमारे पास में 1.525, ये आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, सिंप्लीफाई करेंगे तो सामान्य अनुपात निकालेंगे। अब सामान्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि इन नंबर को इस प्रकार से गुणा करो कि ये पूर्णांक बन जाए, इस नंबर को इस प्रकार से गुणा करो कि ये क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। अब ये पूर्णांक बन जाए तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना से क्या करें, 50, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से करें, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, 4 से गुणा करते हैं, 4 से हो जाएंगे तो ये पूर्णांक नहीं बनेगा, इसको पूर्णांक बनाना है, ये आएगा तो इतना ही का 22.4। एक मिनट में डाटा देख लेता हूं क्वेश्चन के। अपने पास में ये यहाँ पर 22.4 क्वेश्चन में दिया गया है हमें 22.4, तो इसका पॉइंट हटाया हमने तो ये आया 240। पॉइंट हटाना नहीं है तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, 16 एकम 16, बच गए कितने, 4 2 6, 16 चौक 64, ये गलत हो गया बच्चों हमारे पास में। पॉइंट 6, ये 0.6, ठीक है, तो ये डाटा है इसका, ये 0.6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो अपने पास में 20 से या 10 से, 10 से कर दो सबसे पहले तो 10 से करेंगे तो ये तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया 1, ये बन गया 1 और ये बन गया ये बन गया अपने पास में 4, K2Cr7 ग्राम परमाणु 0.4, 444, ये आ गया हमारे पास में 4, तो ये किस प्रकार से 14, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं ना आपने, फिर से गड़बड़ ये कर रहे हैं कि इसका इसमें भाग देंगे तो 64 आएगा, तो ये बन जाएगा 16, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 7। इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन आ गया जिसमें
पोटेशियम अनुपात क्रोमियम अनुपात ऑक्सीजन वो आ गया 2:2:7। तो हमारे पास में फॉर्मूला हो गया K2Cr2O7। ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे। बस आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यही खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, राम राम।